हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्म पॉइंट। मेरा नाम आनंद है। दोस्तों, अगर आप एसएससी रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जाते हो तो 5 से 10 क्वेश्चन उसमें ज्योग्राफी के जरूर होते हैं। और अगर आपने 6 से 10 तक की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप उन क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हो। इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 सी एनसीईआरटी ज्योग्राफी समरी सीरीज विद नोट्स के साथ। और ये इस सीरीज का चैप्टर 1 है जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम जो रहते हैं पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी कहाँ है, सौरमंडल में। इस वजह से आज हम सौरमंडल का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि जब शाम होती है तो आसमान की तरफ हम जब देखते हैं तो हमें पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। जिसमें कुछ छोटी छोटी चमकती वस्तुएं होती हैं, कुछ बड़े चमकीले होते हैं और तथा कुछ धुंधले और कुछ टिमटिमा रहे होते हैं। ऐसा ही हमारा एक चंद्रमा है, वो अलग अलग समय पर क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। तो इसी वजह से हमारा एक क्वेश्चन आता है कि अमावस्या और पूर्णिमा कब बनती है, किसकी वजह से बनती है, चंद्रमा की वजह से बनती है। तो जो चंद्रमा जो होता है, जिस दिन पूरा मतलब जिस रात को हमें पूरा दिखाई देता है, वह टाइम क्या होता है, पूर्णिमा होती है। और उसके 15वें दिन आप देखोगे कि वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या होती है, अमावस्या होती है। ठीक है। तो इसके आगे आता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो देखो, जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती दिखाई देती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में दिखा था ना कि अभी पहले एक जो चीज़ दिखाई देती है फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, उनको गिन नहीं सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है। तो अब देखो तारा क्या होता है, तारे के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब कि निकलती है उसमें से। ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो आपको पता भी होगा कि सूर्य भी हमारा एक क्या है, तारा है। तो बाकी जो तारे होते हैं जो हमें छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो तो आप सोचोगे कि ये तो सूर्य जैसे नहीं लगते हैं, लेकिन वो हमसे इतने दूर होते हैं कि वो हमें बिल्कुल छोटे खिलौने जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि जो हमारा हवाई जहाज होता है, जब वो नीचे होता है ज़मीन पे तो कितना बड़ा दिखाई देता है, जब वो आसमान में होता है तो बिल्कुल चिड़िया की तरह दिखाई देता है। ऐसा ही हमारा सूर्य है। सूर्य ये जो हमारा है सौरमंडल वाला, ये बहुत पास होने की वजह से हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, जबकि बाकी सूर्य जो हैं बहुत दूर हैं, जिस वजह से वो तारे जैसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है नक्षत्र मंडल कैसे कहते हैं। तो जो तारे होते हैं ना, उनके द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की, उनको ही क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण भी दिया गया है आपकी बुक में, अर्सा मेजर या बिग बियर, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। तो ये नक्षत्र मंडल का नाम है अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग जब उनके पास कंपास नहीं होता था तो वो दिशा का पता कैसे लगाते थे, जो ध्रुव तारा होता है उसकी मदद से लगाते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ध्रुव तारा होता है हमेशा उत्तर दिशा में एक ही दिशा में स्थिर रहता है, वो अपनी जगह से हटता नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमें बता रखा है कि जो हमारा सौरमंडल है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो सौरमंडल में हमारे क्या आता है, सूर्य आता है, जो हमारे 8 ग्रह हैं वो आते हैं, और उपग्रह आते हैं, और कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो आते हैं, जिसमें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी शामिल हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ग्रहों के, और उल्का पिंड बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के। ठीक है। तो ये कई बार उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर ही आ जाते हैं। और सबसे पहले अब देखते हैं कि सौरमंडल की क्या परिभाषा बना सकते हैं। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि सूर्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये आकार में बहुत बड़ा है तथा गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव सौरमंडल को बांधे रखता है, मतलब जो सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो इसके खिंचाव की वजह से, इसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से रुके रहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये पूरे के पूरे सौरमंडल को प्रकाश एवं ऊष्मा देता है। ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो हमारा बुध ग्रह है वो सबसे पास है, तो इसको सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, जिस वजह से वहाँ पर इतनी गर्मी है कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाया। और इससे ज़्यादा दूर होने का भी एक नुकसान है कि वहाँ पर सौरमंडल जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो पहुँच नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर साल भर क्या होती है कि हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। 5वां पॉइंट है कि इसकी जो दूरी है हमारी पृथ्वी से वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। देखो पूरी 15 करोड़ नहीं है, करीब 14,95,000 के आसपास है, लेकिन आप जब आए तो उसके अंदर 15 करोड़ लगभग लिख सकते हो। ठीक है। अब आता है हमारे ग्रह, जो दूसरा पॉइंट है, ग्रह कौन कौन से हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो पहले देखते हैं कि वो होते क्या, उनकी मतलब कि खासियत क्या होती है। तो कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे जो तारा है उनके पास ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब उनके प्रकाश लेते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है वो एक ग्रह है, तो वो किससे प्रकाशित होती है, सूर्य से होती है। तो ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं उसकी दूरी के हिसाब से, पहला है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। लेकिन एक प्लूटो भी था जिसको 2006 में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो बैठक है उसके अंदर उसको
बौना ग्रह साबित कर दिया था। ठीक है, तो अगर जब भी पूछे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं तो आप 9 नहीं 8 बताओगे, क्योंकि एक जो बौना ग्रह कहा जाता है वो 2006 में हटा दिया था हमारे सौरमंडल से। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा है आकार में। फिर दूसरा आता है कि हमारे जो सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और वृत्ताकार मतलब कि जो वृत्त होता है उसके आकार का। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ये सभी आपस में क्या करते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं सूर्य का, और सूर्य क्या है, इसके केंद्र में है। तो अब देखते हैं एक चौथा मतलब तीसरा पॉइंट आता है कि जो हमारा सबसे नज़दीकी ग्रह अभी हमने बताया था ना, तो वो कौन सा है, हमारा बुध है। और इसको सूर्य का चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। ठीक है, फोर्थ है कि हमारा जो शुक्र है, दूसरा ग्रह है जो दूरी के हिसाब से, उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार जो आकृति है ना, लेकिन बिल्कुल पृथ्वी के समान है, लेकिन इस पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत मतलब कि पृथ्वी से पहले पड़ता है और सूर्य के काफ़ी पास हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाया। अब देखो हमारी पृथ्वी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में भी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो जो पृथ्वी है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, और अगर आकार में देखो ये तो पांचवा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है इसको। ठीक है, और पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं ना, वो पाई जाती हैं। जैसे अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, या फिर जल की बात करो, या फिर मतलब कि रहने के लिए कोई भी परिस्थिति हो, वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारे मानव के जीवन रहने के लिए परिस्थितियाँ मतलब कि जो भी हमें चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, जल भी मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ें बाकी ग्रहों पर नहीं मिलती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो फोर्थ पॉइंट बनता है कि एक क्वेश्चन भी बनता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखो, क्योंकि इसके जो 2/3 भाग है उस पर पानी मौजूद है। जैसे आपने देखा होगा कि जो महासागर है वो नीले नीले पूरी पृथ्वी पर चमक रहे हैं, तो वो 2/3 हिस्से पे हैं। इस वजह से जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं उसको, तो ये नीली नीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। तो आप ये नोट कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो 2/3 भाग है वो जल से भरा हुआ है, और आसमान से देखने पर ये कैसी दिखाई देती है, नीली नीली। ठीक है, अब दूसरा आता है कि चंद्रमा। तो ये चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। साथ ही साथ इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और इसकी जो दूरी की बात करें तो दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी से इसकी जो दूरी है। ठीक है, अगर आप व्यास समझ नहीं आया हो तो व्यास क्या है कि अगर ये मान लो चंद्रमा है, तो इसकी जो एक कोने से दूसरे कोने तक दूरी है वो क्या होगी, इसकी व्यास होगी, जो कि पृथ्वी का केवल 1/4 है। ठीक है, और चौथा पॉइंट आता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसी वजह से हम इसके केवल एक ही भाग को देख पाते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है उसी टाइम ये अपनी दूरी पे भी घूम रहा होता है, इस वजह से हम इसका केवल एक ही भाग देख पाते हैं। पाँचवा पॉइंट आता है कि इसकी जो जीवन के लिए परिस्थितियाँ वो हमारे अनुकूल नहीं हैं। ठीक है, तो इसकी खोज अभी जारी है। अब इसके बाद आता है हमारे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो क्षुद्र ग्रह क्या कुछ नहीं है, ये हमारे जो ग्रह होते हैं उनके ही ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं वही ये घूम रहे हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि जो छोटी सी पट्टी हो, बहुत चौड़ी पट्टी है वैसे तो, ये हमारे जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं इनके बीच पाई जाती है, और ये पूरे के पूरे सौरमंडल में पाई जाती है चारों तरफ। तो यही क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं सारे के सारे। अब देखो उल्का पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रहों से भी छोटे होते हैं, पंद्रह के जो पत्थर होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और कभी कभी हमारी पृथ्वी पे भी आ जाते हैं। तो ये है क्या कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। और जब ये हमारे कभी कभार एटमॉस्फेयर में फंस जाते हैं तो हमारी पृथ्वी पे आ जाते हैं, और जब ये ज़मीन पे आते हैं तो काफ़ी तबाही भी मचा देते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे जो वायुमंडल है वहीं पर ये घर्षण के मारे ख़त्म हो जाते हैं, उसी से जल जाते हैं। ठीक है, अब आता है आकाशगंगा। देखो आपने क्वेश्चन भी पता होगा आकाशगंगा किसे कहते हैं। हम इसको मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको मिल्की वे क्यों कहा जाता है, क्योंकि आसमान में देखते थे तो इसको एक तरह से ऐसा लगता था कि दूध की मतलब कि जो हमारी रोशनी है उसकी नदी बह रही हो, इसी वजह से इसको आकाशगंगा कहा गया। तो आकाशगंगा क्या है, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, और इसके अंदर मतलब क्या आ गया, आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं, बादल हैं, और जो हमारा जो सौरमंडल है वो भी क्या है, एक तारा ही है ना। सौरमंडल में जो सूर्य है वो एक तारा है, पूरे पूरे सौरमंडल को लेकर चलता है। इसी तरह की असंख्य संख्याओं में करोड़ों इस तरह के सौरमंडल आकाशगंगा में आ जाते हैं। ठीक है, और जो आकाशगंगाएं होती हैं वही मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखो इसको आप एक चित्र द्वारा समझ सकते हो। जैसे हम रहते हैं पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी किस में है, सौरमंडल में है,
ठीक है। और जो सौरमंडल है वो कई सारे सौरमंडल मिलकर क्या करते हैं, आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। और आकाशगंगा एक बहुत सारी मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस वजह से क्या है कि हम ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ये हमारी कल्पना से बहुत ज़्यादा दूर है और इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। एंड सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियो हो वो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।